कविता का नाम नौका विहार, कवि सुमित्रा नंदन पंत। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भतल। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनबंगी गंगा ग्रीष्म विरल। लेटी है श्रांत कलांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। भावार्थ। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार के इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि चारों ओर शांत, तरल और चमकीली चांदनी व्याप्त है। पृथ्वी को आकाश जैसे टकटकी बांधे निहार रहा है। पृथ्वी बहुत शांत है और निःशब्द है। क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती है, मानो कोई सुंदर छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती गर्मी से थकी हुई ऐसे सुखद शांत वातावरण में मुरझाई हुई और शांत लेटी हुई हो। चंद्रमा का बिंब गंगा के जल में ऐसा दिखता है जैसे कोई गंगा रूपी तपस्वी अपने कोमल हाथों पर चंद्रमुख रखकर लेटी हुई है। छोटी छोटी लहरें उसके वक्ष स्थल पर ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कोमल केश लहराते हैं। दूसरा काव्यांश। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। भावार्थ। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार के इस पद्यांश में कवि कहते हैं, जब तारों के आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो गंगा रूपी गोरी बाला के स्पर्श से कांपता हुआ उसका तारों से भरा नीला आंचल लहरा रहा है। छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें आकाश रूपी नीले आंचल पर प्रकाशित होती हुई ऐसी जान पड़ती हैं मानो उसकी रेशमी साड़ी में सिलवटें पड़ी हुई हों। तीसरा काव्यांश। चांदनी रात का पहर, प्रथम पहर। हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर। लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। भावार्थ। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार के इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि वे चांदनी रात की प्रथम पहर में एक छोटी सी नाव लेकर शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। वे गंगा तट की सुंदरता ऐसी जान पड़ती है मानो चांदनी खुली पड़ी रेतीली सीपी पर भ्रमण कर रही हो। ऐसे सुंदर वातावरण में नौका विहार करने के लिए गंगा में नावें पाले खोलकर खड़ी हैं। लंगर उठा लिए जाने के बाद तैरने के लिए स्वतंत्र हो गई। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों की तरह गंगा में धीमी धीमी तैरने लगी। चौथा काव्यांश। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन सोया लज में निश्चिंत प्रमन। पलकों का वैभव स्वप्न सघन। भावार्थ। कवि कहते हैं कि गंगा का निश्चल शांत जल दर्पण के समान सुंदर है। चांदनी में नहाया रेतीला तट उस स्वच्छ जल रूपी दर्पण में दोगुने आकार में दिखाई देता है। गंगा जल में शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब ऐसा दिखाई देता है जैसे यह राजभवन गंगा जल की शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकों और शांत मन में वैभवपूर्ण सपने तैर रहे हैं। पांचवा काव्यांश। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंशतल।
जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। भावार्थ। कवि कहते हैं कि नौका चलने से जल में तरंगे उठती हैं, इससे हर छोर से उस छोर तक जल में प्रतिबिंबित आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ प्रतीत होता है। जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर लगता है कि तारों का दल प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहा है। गंगा की लहरें भी बार बार छोटे छोटे तारे की तरह चमकते हुए दीपकों को अपने आंचल में छिपाकर हर समय लुकती छिपती रहती हैं। छठा पद्यांश। पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचो में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। भावार्थ। कवि कहते हैं कि शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई जल में सुंदर परी की तरह तैरती हुई दिखाई देती है। कवि को श्वेत जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का दृश्य ऐसा जान पड़ता है जैसे चांदी के चमकीले केशों में वह परी छिप गई हो। दशमी का चांद कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो जाता है। कवि को लगता है कि नायिका अपने ही रूप से मुग्ध होकर अपने चेहरे को कभी घूंघट में छिपा लेती है तो कभी उसे बाहर निकाल लेती है। सातवां पद्यांश। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। भावार्थ। कवि कहते हैं कि उनकी नाव जब गंगा की बीच धार में पहुंचती है तो चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट दिखाई नहीं देते। कवि को गंगा तट के दोनों किनारे ऐसे लगते हैं जैसे वे अपनी दोनों बाहें फैलाकर कृष्णकाय गंगा कोमल शरीर का आलिंगन में बांध लेना चाहते हैं। आठवां पद्यांश। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, गलती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को एक प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विराशोक, छाया को कोकी का विलोक। भावार्थ। कवि कहते हैं कि दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखते हुए ऐसा लगता है मानो वे नीले आकाश की विशाल भवें हैं और धरती को एकटक देख रही हैं। कवि आगे कहते हैं कि वहाँ पास ही एक द्वीप है जो लहरों को उलट रहा है। कवि को गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर लगता है कि कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लग कर सो रहा है। कवि गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देखकर सोचने लगता है कि कहीं यह वह चकवा तो नहीं जो जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर उसे पाने की इच्छा से आकाश में उड़ता जा रहा है और अपने दुख को दूर करने के लिए आकाश में उड़ता जा रहा है। नौवां गद्यांश। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन सफार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सापोसी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खींच तरल सरल। भावार्थ। कवि कहते हैं कि उनकी नाव जब गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुँची, उसका भार अत्यधिक कम हो गया। तब कवि ने पतवारों को घुमाकर नाव को धारा से विपरीत दिशा में मोड़ दिया। पतवार चलने से जल में झाग बन गए। इस दृश्य को देखते हुए लगता है कि पतवार अपने हाथों से तारों की माला तोड़ तोड़कर हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भरकर जल में बिखेर रहा हो। पतवारों के चलने से नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें
चांदी के सांपों की तरह आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर ऐसी लगती हैं जैसे बहते हुए जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच गई हों। 10वां पद्यांश। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज थाह, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। भावार्थ। कवि कहते हैं कि गंगा की लहरों पर एक ही चंद्रमा 100 चंद्रमा और एक एक तारा 100 तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे गंगा के खेत में लहरों की लताएं फल फूल रही हैं। कवि किनारे की ओर लौटते हुए कहते हैं, अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए घाट की ओर बढ़ रहे हैं। 11वां पद्यांश। ज्यों ज्यों लगती है नाव पर उड़ के आलोकित शत विचार, इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। भावार्थ। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे उनकी नाव दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती हैं, उनके मन में अनगिनत विचार उठने लगते हैं। जैसे जल की धारा का प्रवाह निरंतर बहती रहती है, जीवन का प्रवाह भी इस तरह निरंतर बना रहता है। जीवन जलधारा की तरह निरंतर बहता रहता है। जीवन का क्रम भी धारा की तरह कभी नहीं टूटता। कवि पंत का कहना है कि यह आकाश, चंद्रमा की चांदनी और नदियों का जल प्रवाह ये सब शाश्वत हैं। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमृत दान। भावार्थ। कवि कहते हैं संसार में जीवन रूपी नौका को चलाने वाला परमात्मा जन्म और मृत्यु जैसे शाश्वत कर्मों को बनाए रखता है, जो जीवन की गति को बनाए रखते हैं। जीवन की नौका निरंतर बहती रहती है। कवि चिरंतर चिंतनशील होकर कहते हैं कि मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूल गया था। आज इस नौका विहार ने सत्य का बोध करा दिया। यह अनवरत प्रमाण जीवन की निरंतरता का प्रमाण है। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता है।